THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। THI एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंगद वर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम आप मैग्नेटिज्म के एक लेक्चर सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। कुछ टॉपिक्स हमने सीखे थे, उसमें एस्टेट का प्रयोग सीखा गया था और बायो-सेवर्ट का नियम सीखा गया था, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 सीखा गया था। हमने कहा था कि बच्चों इनको आप कायदे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से उसको याद कर लेंगे, क्योंकि जो आगे हमको टॉपिक्स मिलने वाली हैं उसमें बहुत उपयोगी होगा। तो हमको आज सीखना है बच्चों, आगे हमको सीखना है। सीखना क्या है, हमारी टॉपिक आज की क्या है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र सीखना है हमको बच्चों। तो पहले हम कुंडली और लूप समझ लें बच्चों। लूप क्या होती है? किसी भी तार का एक फेरा लूप कहलाता है। अगर वह उसमें धारा बह रही है तो धारावाही लूप हो जाएगा। फिर से बैठा लें, तार का एक फेरा लूप कहलाएगा। वृत्त के आकार का होगा, वृत्ताकार लूप कहलाएगा। आयत जैसा होगा, आयताकार लूप कहलाएगा। वर्ग जैसा होगा, वर्गाकार लूप कहलाएगा। और अगर उसमें धारा बह रही है तो धारावाही लूप हो गया। अब लूप क्लियर हो गया आपके मन में? लूप क्लियर हो गया तो बच्चों कुंडली समझ लें। कुंडली का मतलब फेरों की संख्या 1 से ज्यादा। फेरों की संख्या 1 से ज्यादा होगी तो हम समझ जाएंगे वो कुंडली है। और अगर धारा बह रही है तो हम समझ जाएंगे धारावाही कुंडली है। अब हमको सीखना क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली लिखा है तो कुंडली तो हम जान गए कि फेरों की संख्या 1 से ज्यादा। वृत्त जैसा हो गया तो वृत्ताकार, और अगर धारा बह रही है तो बन गया धारावाही। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली आपके मन में बैठ गया होगा कि एक वृत्ताकार तार को एक वृत्ताकार अनेक फेरों के रूप में लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। और धारा प्रवाहित की जा रही है तो आपको उसकी अक्ष पर बताना है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। अब अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बताने से पहले तो आपको अक्ष क्लियर होना चाहिए। अक्ष क्या होगी? अक्ष आप याद कर लें कि केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत खींची गई रेखा। केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत खींची गई रेखा। कैसे समझेंगे? अगर आप इस पेपर को आप समझते हैं कि ये पेपर हमारा वृत्ताकार धारावाही लूप है, तो इसका केंद्र यहाँ है, तो केंद्र से जाए और यही हमारी पेन, जो हमारा पेन है, यही हम समझेंगे कि अक्ष है। अक्ष क्लियर मन में हुआ? केंद्र से जाना है, तल के लंबवत। आप समझ रहे हैं कि ये तल है इस वृत्ताकार धारावाही लूप का, और ये केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत खींची गई रेखा है। रेखा चाहे जितनी इधर बढ़ा लीजिए, चाहे जितनी उधर बढ़ा दीजिए, सब अक्ष है। और अक्ष पर ही हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहले तो आपके मन में ये हो जाए कि कहाँ चुंबकीय क्षेत्र आ गया? तो आ गया बच्चों, इसलिए कि आपने पीछे सीखा था स्टेट के प्रयोग में। स्टेट ने बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे, आप आवेश प्रवाहित करेंगे, तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता था? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये भी याद किए थे आप कि उस चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण और दिशा धारा की परिमाण और दिशा पर निर्भर करती है। तो हम जान गए कि इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी होगा और भाई परिमाण और दिशा, धारा की परिमाण और दिशा पर निर्भर भी करेगी। तो उत्पन्न होगा तो कितना उत्पन्न होगा वही आपको पता लगाना है। पता लगाने से पहले एक बार अगर आज की टॉपिक सीखने जा रहे हैं तो पिछली टॉपिक क्लियर कर लें। बायो-सेवर्ट का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, वैसे हम इस टॉपिक में भी इसको क्लियर करेंगे एक बार। और स्टेट का प्रयोग, तीनों बातें सीखने के बाद इस टॉपिक पे आएंगे तो बहुत मजेदार तरीके से आपके मन में बैठ जाएगा। वैसे ये कठिनतम टॉपिकों में गिना जाता है, लेकिन आप देखेंगे अभी कुछ ही मिनटों में ये आपके लिए बड़ा सरलतम हो जाएगा। तो चलिए हम सीखते हैं किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। सीखने के लिए हम एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनाते हैं बच्चों। वृत्ताकार धारावाही कुंडली हम मान लिए आर त्रिज्या की या ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है हमारे पास, जिसका केंद्र हम मान लेते हैं सी है।
इसी में हम मान लेते हैं बच्चों धारा बह रही है, धारा मान लेते हैं हम। देखिए लोकेशन इसकी कुछ इस तरीके से आप समझेंगे, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली आप समझ लें ऐसे रखी हुई है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे बन नहीं पाएगा एकदम क्लियर। ये अक्ष है उसकी, इसी अक्ष पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप चित्र तो आप देखेंगे ऐसे ही, लेकिन आप समझेंगे इसको कि हाँ केंद्र से जाने वाली तल की लंबवत रेखा अक्ष है, और इस वृत्ताकार, इसको वृत्ताकार समझ ले, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण आपको अक्ष के ही किसी बिंदु पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं भाई इस कुंडली में I एंपियर की धारा बह रही है, कुछ इस तरीके से बह रही है, आप समझ लें कुछ इस तरीके से बह रही है कि इसमें हम मान लेते हैं कि धारा ब्लैक बोर्ड से चल के आपकी तरफ, और इधर नीचे की तरफ हम मान लेते हैं आप से चलकर ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रही। वृत्त समझेंगे बच्चों, वृत्ताकार है। वृत्त अगर समझ रहे होंगे तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर अक्ष पर आप कोई भी बिंदु ले लें तो किसी भी बिंदु पर आप ये समझ सकते हैं कि इसको, अगर वृत्त समझ रहे हैं तो किसी भी बिंदु की इसके वृत्त के या कुंडली के किसी भी बिंदु से दूरी समान होगी। दूरी समान होगी क्यों? अब दूरी की बात कर लिए हैं, दूरी की बात क्यों कर लिए अभी समझते हैं। पहले हम अक्ष खींच देते हैं बच्चों, अक्ष खींच रहे हैं। हम मान लेते हैं कि भाई ये अक्ष है, और केंद्र से हम मान लेते हैं कि x दूरी पर, x दूरी पर कोई स्थान है वहां P, इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, निकालने के लिए करना क्या है, एकदम छोटा सा प्रोसेस मन में बैठा लीजिए। हम इस धारावाही कुंडली को हम कुंडली ना मान के लूप मान लेते हैं। लूप आप समझते हैं फेरे कितने होंगे? 1। हम मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है। लूप में I एंपियर की धारा बह रही है, जैसे आपने कहा था वैसे ही बह रही है। हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज बह रही, घड़ी के चलने की दिशा में बह रही है, दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है। अब इस वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण आपको अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेना है। कुंडली में आपने कहा था कि भाई फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब लूपों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। जब एक लूप के कारण हमको मालूम चल जाएगा बच्चों, तो दूसरे के कारण भी मालूम चल जाएगा, तीसरे के कारण भी मालूम चल जाएगा, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सारे चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो करना हमें यही है। हमने कुंडली हटा दी दिमाग से, हम उसको लूप मान लिए। अब लूप के कारण हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं। फार्मूला अभी जो सीखे हम सिर्फ और सिर्फ बायो-सेवर्ट का नियम सीखे। बायो-सेवर्ट के नियम में क्या सीखे थे कि हम किसी भी धारावाही चालक का छोटा सा चालक खंड लेते हैं, और चालक खंड से r दूरी और थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम सीखे थे कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा P का मान कितना आया था बच्चों? आया था μ0.4 पाई I डेल्टा L sin थीटा अपान r स्क्वायर। कितना आया था? तो हम करें यही कि इस वृत्ताकार लूप को छोटे छोटे डेल्टा L लंबाई के छोटे छोटे चालक खंडों में बांट लें। हर चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लें, उसकी दिशा ज्ञात कर लें, और देखेंगे अभी आप बच्चों इसी से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी पता चल जाएगा। क्या करना है आपको? वृत्ताकार धारावाही लूप को छोटे छोटे चालक खंडों में बांट लेना है। हर खंड के कारण आप उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उसकी दिशा ज्ञात करेंगे। जब दिशा ज्ञात हो जाएगी तो आप समझ रहे हैं कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सारे चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होगा। सदिश योगफल करना आप जानते ही हैं, एक दिशा में हो गए तो सीधा जोड़, विपरीत दिशा में हो गए तो अंतर। 90 को अंश का कोण बना दिए तो √p² + q² वाला फार्मूला लगा लेंगे, और अगर कुछ कोण बना लिया तो √p² + q² + 2pq का असल वाला सूत्र लगा लेंगे। तो चलिए इतना आप जानते हैं परिणामी निकालना। हम परिणामी निकालने से पहले हम समझ लें कि हमको अब इसको छोटे छोटे चालक खंडों में बांटना है। छोटे छोटे चालक खंडों में बांटने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ एक छोटा सा चालक खंड है। छोटा सा चालक खंड है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं डेल्टा L है। इस चालक खंड से हम मान लेते हैं कि हमारे इस बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? आप समझ गए कि ये दूरी x है, ये दूरी a है। हम इस दूरी को r मान ले रहे हैं, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि ये दूरी पाइथागोरस से a² + x² हो जाएगी। रूट के अंदर a² + x²। चलिए दूरी निकल गई। अब आपके पास छोटा सा चालक खंड मालूम चल गया कि हाँ छोटा सा चालक खंड डेल्टा L लंबाई का है। या नाम रख दीजिए उस चालक खंड का, हम नाम रख दे रहे हैं Mn। चालक खंड Mn आपको मालूम चल गया कि लंबाई डेल्टा L है। हम जान गए कि भाई इसमें I धारा बह रही है। हम जाने थे कि चालक खंड कुछ इस तरीके से है।
ऐसे ही चालकखंड इसी का छोटा सा टुकड़ा, इसी में छोटे से टुकड़े की कल्पना करिए और यहां से मिला दीजिए, तो ये टुकड़ा इस मिलाने वाली रेखा से कितना कोण बनाएगा? ये रेखा हम समझ रहे हैं ऐसे हो जा रही है, ये रेखा आप समझ रहे हैं ऐसे हो जा रही है, तो बीच का कोण कितना बन जा रहा है? आप समझ रहे होंगे 90 अंश बन जा रहा है। तो अब आप म्यू 0.4 पाई तो कांस्टेंट था, जान ही गए, आई जान गए, धारा बह रही है, डेल्टा एल समझ गए लंबाई है, साइन थीटा को आप जान गए, हां थीटा 90 है, और आर दूरी थी, दूरी आप पता लगा लिए हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इतनी बात पता लग गई, तो एक खंड के कारण आप निकाल दीजिए। चलिए निकाल दीजिए, आगे बढ़ा जाए उसके बाद फिर। तो चलिए चालक खंड यम एन के कारण हम निकालते हैं। चालक खंड यम एन के कारण, यम एन के कारण अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं बच्चों? आप बायो सेवर्ट का नियम लगाने जा रहे हैं। हम लिख देते हैं बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से चालक खंड यम एन के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं डेल्टा बी है। डेल्टा क्यों माना आपने? चूंकि लंबाई छोटी सी ली है आपने, तो आप चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा ही होगा, तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट का नियम लगा दीजिए। लंबाई डेल्टा एल, धारा आई, थीटा 90 जान गए थे बच्चों, तो डेल्टा भी बराबर बोलिए क्या लिखे हम? लिखेंगे हम म्यू 0.4 पाई, आगे बोलिए आई लिखा जाए, डेल्टा एल लिखा जाए, साइन 90 लिखा जाए, और दूरी तो आपने आर ही मान रखी है, जहां आर की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं। चलिए मान लिख गया, हम वैल्यूज की निकाल लें। डेल्टा बी बराबर आ गया म्यू 0.4 पाई आई डेल्टा एल, साइन 90 का मान आप जानते हैं बच्चों 1 होता है पान आर स्क्वायर। अब इसकी दिशा बतानी है। इसकी दिशा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? चलिए दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 पर, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 था कि यदि हम दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में और फैली उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, तो हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर धक्का देने की दिशा, हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर धक्का देने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। याद कर लीजिए, नहीं याद किए पिछला वीडियो फिर से देखिए। तो चलिए हथेली फैला दीजिए। हमने कहा था कि धारा यम से यन माने आप ब्लैक बोर्ड से निकलकर आपकी तरफ आ रही, तो आप ऐसे हाथ फैलाएंगे। ऐसे हाथ फैलाने का मतलब आप कह सकते हैं कि एमपी की दिशा में हमारी उंगलियां फैल रही हैं, एम से पी की तरफ हमारी उंगलियां फैल रही हैं। अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगूठा ब्लैक बोर्ड से आपकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि धारा भी ब्लैक बोर्ड से आपकी तरफ जा रही है। तो धक्का लगाना है हथेली के तल के लंबवत। हथेली हम समझ रहे हैं कि एमपी को प्रदर्शित कर रही है, तो आप दिशा क्या लिख सकते हैं? एमपी के लंबवत ऊपर। दिशा क्या लिखनी बच्चों? रेखा एमपी के लंबवत ऊपर, एमपी के लंबवत ऊपर। चलिए दिशा मालूम चल गई, दिशा हम दिखाते हैं, चित्र में दिशा दिखा दी जाए, उसकी दिशा दिखा देते हैं। ध्यान रखें कि रेखा एमपी के लंबवत, लंबवत का मतलब रेखा एमपी से 90 अंश का कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया आपने डेल्टा बी, जो चुंबकीय क्षेत्र आपने माना था। अब थोड़ा सा असमंजस आपके मन में आ गया कि निकालना था अक्ष पर, और ये तो अक्ष से थोड़ा सा तिरछा हो गया। बच्चों तिरछा हो गया तो कौन बड़ी आफत आ गई? तिरछा सीखे हुए हम कि जब कोई वेक्टर किसी स्थान पर तिरछा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको वियोजित करना पड़ता है। क्यों वियोजित करना पड़ता है? क्योंकि आप जानते हैं उसका प्रभाव दो लंबवत दिशाओं में बढ़ जाता है। तो प्रभाव दो लंबवत दिशाओं में बढ़ जाता है, हमको अक्ष के अनुदिश वाला प्रभाव चाहिए, तो हम दो लंबवत दिशाओं में वियोजित कर देंगे। कौन दो लंबवत दिशाएं? एक अक्ष के अनुदिश, दूसरा अक्ष के लंबवत। क्यों का जवाब है आपके पास? क्योंकि हमको अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो हम अक्ष के अनुदिश वाला घटक ज्ञात करेंगे, और दो ही लंबवत दिशाएं ली जाती हैं। एक तो अक्ष के अनुदिश तो लेना ही था, एक अक्ष के अनुदिश हो जाएगा, एक अक्ष के लंबवत हो जाएगा। तो डेल्टा बी को हमें वियोजित कर देना होगा। वियोजित करने के लिए बच्चों हम मान लेते हैं कि ये कोण हमारे पास थीटा है। अगर ये कोण थीटा हो गया बच्चों, तो हमें एक यहां लंब छोड़ देते हैं। ये कोण कितना बन जाएगा? आप सीख गए होंगे, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा बना तो आप समझ चुके होंगे कि इस कोण को कितना बनना पड़ेगा?
अब आप जान रहे हैं कि डेल्टा बी सीएमपी रेखा पर लंब है, पूरा 90 है, तो ये कोण बच्चों थीटा बन जाएगा, ये कोण थीटा बन जाएगा। तो हम ये कोण थीटा बन गया, इसको हम थीटा दिखा देते हैं, बिंदु P यहां लिख देते हैं। कोण थीटा हो गया, वियोजित कर दीजिए, कौन कौन दिशाओं में वियोजित करना जानते हैं हम भाई। टेल को मूल बिंदु मानकर दो लंबवत रेखाएं, तो टेल हमारा ये हो गया बिंदु P पर, दो लंबवत रेखाएं होगी, एक अक्ष के अनुदिश एक अक्ष के लंबवत। अब हेड से दोनों पर आप लंब छोड़ लीजिए, तो लंब एक हम समझ गए यहां पड़ गया, एक लंब आप समझ लीजिए यहां पड़ जाएगा, जहां काटे वहीं तीर लगा दीजिए। हम समझ गए कि भाई यहां जो घटक मिलेगा इस दिशा वाला, हम जान रहे हैं कि डेल्टा बी साइन थीटा। नहीं जान रहे हो तो क्लियर कर लें, डेल्टा बी साइन थीटा वहां का घटक हो गया, इधर वाला घटक कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा बी cos थीटा। क्यों का जवाब है सबके पास, क्यों का जवाब है सबके पास, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिस भुजा के साथ कोण लगा होता है वहां cos लगाया जाता था, जहां जिसके साथ नहीं लगा होता था उसके साथ साइन लगाया जाता था। तो डेल्टा बी साइन थीटा डेल्टा बी cos थीटा लग गया बच्चों, वियोजित हो गया। हम जान गए कि अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा हो गया, एक काम हमारा पूरा हो गया। अब हमको क्या करना था, ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे चालक खंडों में बांटना था, तो एक चालक खंड फिर हम ले रहे हैं जस्ट विपरीत, जस्ट विपरीत उतनी ही लंबाई का एक चालक खंड ले रहे हैं, यम डैश यम डैश, यम डैश यम डैश की लंबाई भी डेल्टा एल है, उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकालना है। निकालने के लिए अगर हम आपसे ये दूरी पूछ लें तो आप दूरी r बराबर फिर से बताएंगे बच्चों, क्या बताएंगे, रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही बताएंगे। दूरी रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गई, हम जान गए कि दूरी वही है तो कोण भी वही होगा, बस जगह बदल गई है बच्चों, पहले जगह ऊपर हमने लिया था अब की नीचे लिए हैं। अंतर क्या हुआ है, सिर्फ दिशा बदल गई है धारा की, धारा पहले ब्लैक बोर्ड से आपकी तरफ जा रही थी, अब आपकी तरफ से ब्लैक बोर्ड की तरफ जाएगी। तो चलिए फैलाई, आप पहले आप इस छोटे से चालक खंड यम डैश एन डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो चूंकि कोण वही, दूरी वही, धारा वही, लंबाई वही, तो हम समझ रहे हैं कि अगर सारी राशियां समान है तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र समान होगा तो हम मान लेते हैं कि वो भी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी ही है। तो डेल्टा बी की दिशा निकालनी है, दिशा निकालने के लिए फिर से आप हाथ फैलाएं। हाथ कैसे फैलाएंगे, अंगूठा किसकी दिशा में होगा, धारा की दिशा में, तो धारा कहां जा रही है, ब्लैक बोर्ड से आपकी तरफ, उंगलियां कहां जाएंगी, उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा तो हमें बिंदु P पर ज्ञात करनी है, तो उंगलियां बिंदु P की ओर संकेत कर रही हैं। धक्का कहां लगाना होगा हमें, हथेली की, धक्का हमें कहां लगाना है बच्चों, हथेली के तल के लंबवत। तो हथेली तो हम समझ गए कि अंगूठा हो गया अंदर की तरफ, उंगलियां हो गई किस दिशा में, यम डैश पी की दिशा में, तो धक्का इसी पर लगेगा। आप कह सकते हैं कि यम डैश पी के लंबवत नीचे की ओर, यम डैश पी के लंबवत नीचे की ओर, तो यम डैश पी ये हो गया है लंबवत दिखा दिए, अब नीचे की ओर दिखा दिए। तीर कितनी बड़ी बनाएंगे, जितनी डेल्टा बी वाली बनाए थे उससे छोटी, उससे बड़ी, उसके बराबर, तो आप बोलेंगे उसी के बराबर। क्यों उसके बराबर, इसलिए कि सारी राशियां समान हैं तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी समान ही होगा। तो जान गए बच्चों हम इस छोटे से m डैश n डैश के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी डेल्टा बी हो गया। ये भी हम देख रहे हैं अक्ष से तिरछा है, हम समझ रहे होंगे कि ये कोण भी थीटा ही होगा। ये कोण थीटा होने के नाते जैसे यहां हम थीटा सीखे थे वैसे ये कोण भी हमारा, ओ सॉरी गलत, ये कोण तो 90 माइनस थीटा है, ये कोण हमारा, ये कोण भी हमारा थीटा होगा। अगर ये कोण थीटा होगा बच्चों तो आप फिर से टेल को मूल बिंदु मानकर दो लंबवत रेखाएं खींच दीजिए। हेड से एक लंबवत रेखा यहां पड़ गई, एक लंबवत रेखा यहां पड़ गई, एक घटक ठीक इसी पर पड़ेगा, ये हम समझ रहे हैं कि डेल्टा बी साइन थीटा ही होगा, और एक घटक यहां पड़ जाएगा बच्चों, ये हम समझ रहे हैं कि डेल्टा बी cos थीटा हो जाएगा। बस इतनी ही बात समझनी है, इतनी बात तक ज्यादा ध्यान लगा के रखिए, आगे की लाइन तो गुणा भाग है आप अच्छे से कर लेंगे। क्या किया आपने,
आपने उस धारावाही लूप को यम एन जैसे छोटे छोटे चालक खंडों में डेल्टा एल लंबाई के छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा। एक चालक खंड के कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया तो देखा कि तिरछा था, उसको आपने अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत वियोजित किया तो आपने पाया कि अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा आया और अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा बी कास थीटा आया। अब आपने ऐसे ही दूसरे खंड के कारण ज्ञात किया तो फिर से आपने उसको अक्ष के अनुदिश और लंबवत वियोजित किया तो अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा आया जबकि लंबवत घटक डेल्टा बी कास थीटा आया। तो फिर दोनों घटक वही से आ गए। अगर आप चित्र देख रहे हो तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों घटक या चुंबकीय क्षेत्र की ये दोनों मान एक दूसरे के विपरीत हैं और जब दो वेक्टर विपरीत होते हैं तो परिणामी उनके अंतर के बराबर। अब इनका अंतर करेंगे तो दोनों तो बराबर ही हैं, इनका अंतर शून्य हो जाएगा। शून्य होने का मतलब दोनों एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। अब हमारे इन दोनों के बारे में सोचें, ये दोनों एक दिशा में है, एक दिशा में है तो परिणाम इनकी योगफल के बराबर होगा, आपस में जुड़ जाएंगे और परिणाम इनका जोड़ हो जाएगा। तो परिणाम इनका जोड़ हो जाएगा, इनको जोड़ना है। हम ये सीख के समझें कि जो लंबवत वाले घटक आ रहे थे सब विपरीत पड़ जाएंगे और सब एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे और जो अनुदिश वाले घटक आ रहे हैं जो डेल्टा बी साइन थीटा है वो सब एक दिशा में पड़ जाएंगे, सब आपस में जुड़ जाएंगे। यह इतना अगर समझ गए तो आप समझ फिर से बात समझ लें कि आपने लूप को डेल्टा एल लंबाई के छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा। फिर क्या किया आपने, बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर एक छोटे से चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, उसकी दिशा ज्ञात की। दिशा ज्ञात करने के बाद आपने पाया कि वो तिरछा था तो आपने उसको अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत दिशाओं में वियोजित कर लिया। फिर आपने क्या किया, इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे चालक खंडों के कारण आप वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किए और सबको अक्ष के अनुदिश और लंबवत दिशाओं में वियोजित किए। वियोजित करने पर आपको ये पता चला कि जो अक्ष के अनुदिश घटक हैं डेल्टा बी साइन थीटा वो सब एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि अक्ष के लंबवत घटक जो है डेल्टा बी कास थीटा वो परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। इतनी बात समझ गए हैं? अपनी बात लिख देता हूं, समझ लीजिए आपका रिजल्ट आ गया है। हाँ, थोड़ा सा वियोजित कर दीजिए डेल्टा बी को अक्ष के अनुदिश व लंबवत दिशाओं में वियोजित करने पर लंबवत दिशाओं में वियोजित करने पर अनुदिश अक्ष के अनुदिश घटक बच्चों अब सीख गए हैं जो सीखना था। डेल्टा बी साइन थीटा अक्ष के अनुदिश घटक, ध्यान से चित्र देख लेंगे, ये है डेल्टा बी साइन थीटा। अक्ष के लंबवत घटक हम समझ रहे हैं डेल्टा बी कास थीटा हो गया। चलिए एक बात अब यही समझा दीजिए, इसी प्रकार यदि अन्य चालक खंडों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर उन्हें अक्ष के अनुदिश हमने आपका काम आसान कर दिया है, लिख दे रहा हूं, आप भी इसे उतार लेंगे फिर याद कर लेंगे। अक्ष के अनुदिश व लंबवत दिशाओं में वियोजित करें तो अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, जबकि लंबवत घटक डेल्टा बी कास थीटा एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। लिख दिया हमने, जो बार बार बोला जा रहा था वही हमने लिख दिया, एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। चलिए निरस्त करा दीजिए, निरस्त कर दिए तो आप समझिए जो निरस्त हो गया तो खत्म, जिनको जोड़ना था उनको जोड़ दीजिए। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है।
अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हम मान लें कि B है, तो B बराबर हम लिखा देते हैं सिग्मा डेल्टा B साइन थीटा। बस अब क्या करना है हमको, डेल्टा B का मान निकाल ही चुके हैं, साइन थीटा का मान चित्र से निकाल के रख दीजिए, रिजल्ट आपका। इतनी बात पर ही ज्यादा ध्यान देना है। इतनी बात को अगर आप समझ गए हैं, केयरफुली नहीं समझ पाए हैं, तो फिर से देखिए एक बार, फिर से समझ लीजिए। छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा आपने, बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर एक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला और दिशा ज्ञात की, तो आपने पाया कि वो तिरछा था। तिरछा था तो आपने उसको दो लंबवत दिशाओं में वियोजित कर दिया। कौन दो लंबवत दिशाएं? एक अक्ष के अनुदिश, एक अक्ष के लंबवत। दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करने के बाद यदि आप अन्य खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो सबके मान बराबर आएंगे, और उनको यदि आप अक्ष के अनुदिश और लंबवत दिशाओं में वियोजित करते हैं तो अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा B sin थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा B cos थीटा परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। तो चलिए अब आप डेल्टा B का और साइन थीटा का, चित्र से पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए आप। चित्र से साइन थीटा देखिए भाई, ये कोण थीटा है, साइन थीटा लंबवत कोण होता है, थीटा के सामने भुजा लंब मतलब a और कर्ण का मतलब r। साइन थीटा हम समझ गए होंगे a/r। चित्र से साइन थीटा, चित्र से साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप समझ रहे हैं बच्चों, a/r इज आल्सो इक्वल टू a अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। साइन थीटा हो गया ये। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में डेल्टा B व साइन थीटा का मान रखने पर मान रख दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों। मान रख लीजिए तो B बराबर क्या आ गया? आ गया म्यू 0.4 पाई I डेल्टा L अपान r स्क्वायर तो था ही, साइन थीटा का मान भी रख रहे हैं बच्चों, साइन थीटा का मान रख दीजिए। साइन थीटा का मान कितना आ गया था? a अपान r, आ गया। एक बात थोड़ा सा ध्यान दे लें, सिग्मा भी लगाना है, सिग्मा लगा दीजिए आप। सर चलिए लग गया सिग्मा। सिग्मा का मतलब योग है बच्चों। हम समझ रहे हैं कि सब चीज कॉमन होगी। कॉमन होने के बाद क्या आएगी? कॉमन होने के बाद आएगी खंडों की संख्या। जैसे आपने दो खंड में बांटा होगा तो भाई 2 गुणे डेल्टा L कितना हो जाएगा? भाई पूरा लूप ही तो 2 खंड में बांटे तो 2 गुणे डेल्टा L क्या हो गया? 2 गुणे डेल्टा L हम समझ रहे हैं कि लूप की परिधि हो गई। n खंडों में बांटा होगा आपने तो n गुणे डेल्टा L हम समझ रहे हैं। मतलब डेल्टा L को अगर हम जोड़ें तो हम समझ रहे हैं कि भाई सब कॉमन है, खंडों की संख्या ही आएगी। अगर खंडों की संख्या से हम डेल्टा L को मल्टीप्लाई करा दें तो हम समझ रहे हैं कि लूप की परिधि आ जाएगी। तो हम बराबर लिख रहे हैं, यहां से बाहर कर दे रहे हैं म्यू 0/4 पाई I a/r³ बाहर और कर दे रहे हैं सिग्मा डेल्टा L। अब सिग्मा डेल्टा L की वैल्यू आप बता दीजिए हमको, क्योंकि सिग्मा डेल्टा L बराबर 2 पाई a लूप की परिधि है, लूप की परिधि है, परिधि है बच्चों। तो मान रख दीजिए उसकी जगह पे। अतः b बराबर तब क्या आ जाएगा? b बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई I a/r³ और सिग्मा डेल्टा a की जगह आपने रख दिया 2 पाई a। कुछ कट रहा हो काट दीजिए। देखिए 2 पाई से 4 पाई में से 2 बच जाएगा, a और 1 मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो जाएंगे और r का मान रख दीजिए। r का मान रख रहे हैं और बाकी रिजल्ट हमारा आ जाए। r का मान रखने पर b बराबर म्यू 0/4 पाई I a स्क्वायर अपान, अब r की वैल्यू कितनी बच्चों है? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की रूट, रूट का मतलब घात 1/2 और यहाँ क्यूब लगा हुआ है, होल क्यूब लगा दे रहे हैं।
होल क्यूब लगा दे रहे हैं, हम ज्ञान के घात की घात हो गई। जब घात की घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, आप जानते हैं। तो गुणा करा दीजिए, तो b बराबर कितना आ गया म्यू 0.4 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर लग गई बच्चों 3/2। यही आ गया बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसको आप इतनी देर से निकाल रहे थे। काम निपट गया, निपट तो बहुत पहले ही गया था, तो गुणा भाग आप सीख रहे थे। ये लूप के कारण आया बच्चों, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका। आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी, आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक दिशा में होते हैं तो परिणामी की दिशा उसी ओर होती है। ये डेल्टा बी का थीटा तो आपस में प्रभाव निरस्त कर दिए थे, ये सब एक दिशा में है, तो इसका मतलब परिणामी भी उसी दिशा में, उसी दिशा में मतलब अक्ष के अनुदिश है। अब थोड़ा सा सोचिए, ये तो एक फेरा था, तब आपने कहा कि अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर। दूसरा फेरा होता तब उसके कारण भी तो अक्ष के अनुदिश बाहर ही आता। तीसरा फेरा होता, उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश बाहर। चौथा फेरा होता, उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश बाहर। तो सब चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश बाहर हो जाते, तो सबको जोड़ते तो कितना आ जाता? उतना गुना आ जाता है जितने होती फेरों की संख्या। दो फेरे होते तो 2 गुना आता, 3 फेरे होते 3 गुना आता, n फेरे होते तो n गुना होता। तो यदि हम मान लें कि लूप के स्थान पर हमारे पास n फेरों की कुंडली हो, यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली हो, यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली हो, फिर n मान लिए गए बच्चों, तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा म्यू 0 n आई ए स्क्वायर बाई, तो सारे बच्चों 4 पाई कहां से आ गया? 4 पाई तो कट गया था 2 से कट गया था, इसको काटिए, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, यहाँ ये भी एक्स्ट्रा लिखा गया है। हम जाने थे यहाँ कि 2 बचा था केवल, तो 2 लिख दीजिए, वहां गलत लिखा गया है। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 आ गया बच्चों, और आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर लग गई 3/2। ये आ गया वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। आपने देखा कि अक्ष के अनुदिश कुंडली से दूर, कब? जब धारा कैसी थी? क्लॉकवाइज थी, तो अक्ष के अनुदिश ही दिशा होगी। बस धारा जब क्लॉकवाइज है तो अक्ष के अनुदिश दूर है, और जब धारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो अक्ष के अनुदिश कुंडली की ओर हो जाएगी। हम दिशा लिख दे रहे हैं, अक्ष के अनुदिश कुंडली से दूर, दिशा यही होगी बच्चों। दिशा याद कर लें, परिमाण याद कर लें, दिशा याद कर लें, याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक बार सब बात मन में बैठा लें फिर से। सब बात बैठा ले। क्या किया गया था? एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली थी, उसी कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। निकालने के लिए आपने क्या किया? आपने कुंडली को छोटे छोटे डेल्टा या लंबाई के छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा। बांटने के बाद एक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा निकाली। दिशा निकालने पर आपने पाया कि वो तिरछा था, तो आपने उसको दो लंबों दिशाओं में वियोजित कर दिया। वियोजित करने के बाद आप पाए कि एक घटक अक्ष के अनुदिश आया, एक घटक अक्ष के लंबवत आया। जब आपको ये बात पता चल गई तो आपने दूसरे खंड के कारण यही बात ज्ञात की, जो कि दूसरे खंड से सारे मान समान थे, तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी समान था, लेकिन वो भी तिरछा गया। उसको भी आपने वियोजित किया अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत, तो आपने पाया कि अक्ष के जो लंबवत घटक थे वो परस्पर विपरीत पड़ गए, जो एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर रहे थे, और अक्ष के अनुदिश जो घटक थे डेल्टा बी साइन थीटा, वो एक ही दिशा में पड़ रहे थे, जो आपस में जुड़ गए बच्चों। जुड़ने के लिए आपने सिग्मा लगा दिया और आपको फिर पता चल गया। देखिए सब बात फिर से। एक छोटा सा चालक खंड, बायो-सेवर्ट के नियम से एक छोटे से चालक खंड नियमन के कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा, फिर आपने क्या किया, उसको अक्ष के अनुदिश और लंबवत दिशाओं में वियोजित कर दिया। अक्ष के अनुदिश घटक, लंबवत घटक मिला। फिर क्या किया आपने, इसी प्रकार अगर अन्य खंडों के कारण भी आप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर उन्हें अक्ष के अनुदिश व लंबवत दिशाओं में वियोजित करें, तो अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा
एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि लंबवत घटक डेल्टा बी cos थीटा एक दूसरे का प्रभाव विपरीत होने के कारण निरस्त कर देंगे। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में आपने सबको जोड़ा, जोड़ने के लिए आपने सिग्मा लगाया, सिग्मा लगाकर आपने डेल्टा बी और साइन थीटा का मान रख लिया। अब जब आप जोड़ेंगे तो चूंकि सब सारे खंडों में यही मान मिलना था, तो हम समझ रहे हैं गुणे खंडों की संख्या आएगी। अगर खंडों की संख्या से डेल्टा एल में गुणा हो जाएगा बच्चों, या डेल्टा एल को आप खंडों के रूप में जोड़ देंगे, तो आप समझ रहे हैं कि हमको क्या मिल जाएगी, लूप की परिधि, जिसकी वैल्यू 2 पाई a होती है होगी। तो 2 पाई a आपने रख लिया, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान पता चल गया। r की वैल्यू आपने रख ली, आपने हल कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र मालूम चल गया। अब आपने कहा कि अगर लूप ना होता, लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली होती, तो कुंडली होगी तो बच्चों एक लूप फेरा अगर दाएं उत्पन्न कर रहा है तो दूसरा भी दाएं, तीसरा भी दाएं, चौथा भी दाएं, सब एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और परिणामी सबके सारे चुंबकीय क्षेत्रों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो भाई एक 2 फेरा 2 गुना, 3 फेरा 3 गुना, तो n फेरा n गुना, n गुना हो गया चुंबकीय क्षेत्र। जो आया था लूप वाला वही n फेरा हो गया। लूप और कुंडली में आप देख लीजिए, यही काम करना है। अब आप समझ लें, ढेर सारे सवाल हैं जिसमें आधार वृत्ताकार लूप देगा, कहीं चौथाई देगा, तो कहीं थीटा कोण बना के देगा, सब जगह यही करना है। सवाल की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ऐसे ही कहीं 90 अंश का कोण बना के एक वृत्तखंड दे देगा, आपसे कहेगा कहां उसमें धारा बह रही है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बताइए। सब जगह यही करना है। बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर छोटे छोटे खंडों में बांटना है और फिर आप जो परिणामी होगा सबके योगफल के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही सबके कारण परिणामी निकाल लेंगे। आप घर पे जाएंगे तो आज आप एक वृत्ताकार लूप निकलेंगे और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। प्रोसेस यही अपनाएंगे कि भाई छोटे छोटे खंडों में बांटना है। बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर एक बार पहले खंड के कारण, एक बार दूसरे खंड के कारण, एक बार तीसरे खंड के कारण, और दिशा देख लेंगे सबकी, और जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्रों का उस सारे चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होगा। वेक्टर रूल से सबको जोड़ देंगे तो आप पा जाएंगे केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र है। कल करके आइएगा, हम फिर से कल आपको सिखाएंगे भी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अपने आप आ जाए। तो अपने आप निश्चित रूप से आ जाएगा यदि आप प्रोसेस फॉलो कर जाएंगे। क्या तो प्रोसेस करना है, लूप को छोटे छोटे चालक खंडों में बांटना है, उसमें धारा बहा लेनी है। एक बार पहले चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा, इसी प्रकार दूसरे चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा, इसी प्रकार तीसरे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा, बायो-सेवर्ट के नियम लगाकर, और फिर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सारे चुंबकीय क्षेत्रों के योगफल के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे सबकी दिशा एक आएगी। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगला वीडियो कल जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इसको एक बार 2 बार ध्यान से देख लें, लिख लें, रिहर्सल मतलब एक तरीके से आप अभ्यास बना लें अपनी कॉपी पर, और जब खुद लिखने लगेंगे तो आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा। धन्यवाद। मान लेते हैं वो भी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी ही है, तो डेल्टा बी की दिशा निकालनी है। दिशा निकालने के लिए फिर से आप हाथ फैलाएं। हाथ कैसे फैलाएंगे, अंगूठा किसकी दिशा में होगा, धारा की दिशा में। तो धारा कहां जा रही है, ब्लैक बोर्ड से आपकी तरफ। उंगलियां कहां जाएंगी, उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा तो हमें बिंदु P पर ज्ञात करनी है, तो उंगलियां बिंदु P की ओर संकेत कर रही हैं। धक्का कहां लगाना होगा हमें, हथेली की धक्का हमें कहां लगाना है बच्चों, हथेली के तल के लंबवत। तो हथेली तो हम समझ गए कि अंगूठा हो गया अंदर की तरफ, उंगलियां हो गई किस दिशा में, यम डैश पी की दिशा में। तो धक्का इसी पर लगेगा। आप कह सकते हैं कि यम डैश पी के लंबवत नीचे की ओर, यम डैश पी के लंबवत नीचे की ओर। तो यम डैश पी ये हो गया है लंबवत दिखा दिए, अब नीचे की ओर दिखा दिए। तीर कितनी बड़ी बनाएंगे, जितनी डेल्टा बी वाली बनाए थे उससे छोटी, उससे बड़ी, उसके बराबर। तो आप बोलेंगे उसी के बराबर। क्यों उसके बराबर, इसलिए कि सारी राशियां समान हैं, तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी समान ही होगा। तो जान के बच्चों हम इस छोटे से m डैश n डैश के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी डेल्टा बी हो गया। ये भी हम देख रहे हैं अक्ष से तिरछा है, हम समझ रहे होंगे कि ये कोण भी थीटा ही होगा। ये कोण थीटा होने के नाते जैसे यहां हम थीटा सीखे थे, वैसे ये कोण भी हमारा, ओ सॉरी गलत, ये कोण तो 90 माइनस थीटा है, ये कोण हमारा,
ये कोण भी हमारा थीटा होगा। अगर ये कोण थीटा होगा बच्चों, तो आप फिर से टेल को मूल बिंदु मानकर दो लंबवत रेखाएं खींच दीजिए। हेड से एक लंबवत रेखा यहां पड़ गई, एक लंबवत रेखा यहां पड़ गई। एक घटक ठीक इसी पर पड़ेगा, ये हम समझ रहे हैं कि डेल्टा बी साइन थीटा ही होगा। और एक घटक यहां पड़ जाएगा बच्चों, ये हम समझ रहे हैं कि डेल्टा बी cos थीटा हो जाएगा। बस इतनी ही बात समझनी है, इतनी बात तक ज्यादा ध्यान लगा के रखिए। आगे की लाइन तो गुणा भाग है, आप अच्छे से कर लेंगे। क्या किया आपने उस धारावाही लूप को यम एन जैसे छोटे छोटे चालक खंडों में डेल्टा एल लंबाई के छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा। एक चालक खंड के कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, तो देखा कि तिरछा था, उसको आपने अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत वियोजित किया, तो आपने पाया कि अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा आया और अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा बी cos थीटा आया। अब आपने ऐसे ही दूसरे खंड के कारण ज्ञात किया, तो फिर से आपने उसको अक्ष के अनुदिश और लंबवत वियोजित किया, तो अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा आया, जबकि लंबवत घटक डेल्टा बी cos थीटा आया। तो फिर दोनों घटक वही से आ गए। अगर आप चित्र देख रहे हो तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों घटक या चुंबकीय क्षेत्र की ये दोनों मान एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब दो वेक्टर विपरीत होते हैं तो परिणामी उनके अंतर बराबर। अब इनका अंतर करेंगे तो दोनों तो बराबर ही हैं, इनका अंतर शून्य हो जाएगा। शून्य होने का मतलब दोनों एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। अब हमारे इन दोनों के बारे में सोचें, ये दोनों एक दिशा में है, एक दिशा में है, तो परिणाम इनकी योगफल के बराबर होगा, आपस में जुड़ जाएंगे और परिणाम इनका जोड़ हो जाएगा। तो परिणाम इनका जोड़ हो जाएगा, इनको जोड़ना है। हम ये सीख के समझें कि जो लंबवत वाले घटक आ रहे थे सब विपरीत पड़ जाएंगे और सब एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे, और जो अनुदिश वाले घटक आ रहे हैं जो डेल्टा बी साइन थीटा है वो सब एक दिशा में पड़ जाएंगे, सब आपस में जुड़ जाएंगे। यह इतना अगर समझ गए हैं तो आप समझ फिर से बात समझ लें कि आपने लूप को डेल्टा एल लंबाई के छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा। फिर क्या किया आपने, बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर एक छोटे से चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, उसकी दिशा ज्ञात की। दिशा ज्ञात करने के बाद आपने पाया कि वो तिरछा था, तो आपने उसको अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत दिशाओं में वियोजित कर लिया। फिर आपने क्या किया, इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे चालक खंडों के कारण आप वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किए और सबको अक्ष के अनुदिश और लंबवत दिशाओं में वियोजित किए। वियोजित करने पर आपको ये पता चला कि जो अक्ष के अनुदिश घटक हैं डेल्टा बी साइन थीटा, वो सब एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि अक्ष के लंबवत घटक जो है डेल्टा बी cos थीटा, वो परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। इतनी बात समझ गए हैं? अपनी बात लिख देता हूं, समझ लीजिए आपका रिजल्ट आ गया है। हाँ, थोड़ा सा वियोजित कर दीजिए डेल्टा बी को अक्ष के अनुदिश व लंबवत दिशाओं में वियोजित करने पर, लंबवत दिशाओं में वियोजित करने पर, अनुदिश अक्ष के अनुदिश घटक, बच्चों आप सीख गए हैं जो सीखना था। डेल्टा बी साइन थीटा अक्ष के अनुदिश घटक, ध्यान से चित्र देख लेंगे, ये है डेल्टा बी साइन थीटा। अक्ष के लंबवत घटक हम समझ रहे हैं डेल्टा बी cos थीटा हो गया। चलिए एक बात अब यही समझा दीजिए, इसी प्रकार यदि अन्य चालक खंडों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर उन्हें अक्ष के अनुदिश हमने आपका काम आसान कर दिया है, लिख दे रहा हूं, आप भी इसे उतार लेंगे, फिर याद कर लेंगे। अक्ष के अनुदिश व लंबवत दिशाओं में वियोजित करें तो अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, जबकि लंबवत
जबकि लंबवत घटक डेल्टा बी cos थीटा एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। लिख दिया हमने, जो बार बार बोला जा रहा था वही हमने लिख दिया, एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। चलिए निरस्त करा दीजिए, निरस्त कर दिए तो आप समझिए जो निरस्त हो गया तो खत्म, जिनको जोड़ना था उनको जोड़ दीजिए। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हम मान लें कि B है, तो B बराबर हम लिखा देते हैं सिग्मा डेल्टा बी साइन थीटा। बस अब क्या करना है हमको, डेल्टा बी का मान निकाल ही चुके हैं, साइन थीटा का मान चित्र से निकाल के रख दीजिए, रिजल्ट आपका। इतनी बात पर ही ज्यादा ध्यान देना है। इतनी बात को अगर आप समझ गए हैं, केयरफुली नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देखिए एक बार, फिर से समझ लीजिए। छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा आपने, बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर एक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला और दिशा ज्ञात की तो आपने पाया कि वो तिरछा था तो आपने उसको दो लंबवत दिशाओं में वियोजित कर दिया। कौन दो लंबवत दिशाएं? एक अक्ष के अनुदिश, एक अक्ष के लंबवत। दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करने के बाद यदि आप अन्य खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो सबके मान बराबर आएंगे, और उनको यदि आप अक्ष के अनुदिश और लंबवत दिशाओं में वियोजित करते हैं तो अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा बी cos थीटा परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। तो चलिए अब आप डेल्टा बी का और साइन थीटा का, चित्र से पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए आप। चित्र से साइन थीटा देखिए भाई, ये कोण थीटा है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, थीटा के सामने भुजा लंब मतलब a और कर्ण का मतलब r। साइन थीटा हम समझ गए होंगे a अपान r। चित्र से साइन थीटा, चित्र से साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आप समझ रहे हैं बच्चों, a अपान r इज आल्सो इक्वल टू a अपान रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। साइन थीटा हो गया ये। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में डेल्टा बी व साइन थीटा का मान रखने पर मान रख दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों। मान रख लीजिए तो b बराबर क्या आ गया म्यू 0.4 पाई आई डेल्टा एल्स अपान आर स्क्वायर तो था ही, साइन थीटा का मान भी रख रहे हैं बच्चों, साइन थीटा का मान रख दीजिए। साइन थीटा का मान कितना आ गया था, a अपान आर, a अपान आर आ गया। एक बात थोड़ा सा ध्यान दे लें, सिग्मा भी लगाना है, सिग्मा लगा दीजिए आप। सर चलिए लग गया सिग्मा। सिग्मा का मतलब योग है बच्चों। हम समझ रहे हैं कि सब चीज कॉमन होगी। कॉमन होने के बाद क्या आएगी? कॉमन होने के बाद आएगी खंडों की संख्या। जैसे आपने दो खंड में बांटा होगा तो भाई 2 गुणे डेल्टा एल कितना हो जाएगा भाई, पूरा लूप ही तो 2 खंड में बांटे तो 2 गुणे डेल्टा एल क्या हो गया, 2 गुणे डेल्टा एल हम समझ रहे हैं कि लूप की परिधि हो गई। n खंडों में बांटा होगा आपने तो n गुणे डेल्टा एल हम समझ रहे हैं, मतलब डेल्टा एल को अगर हम जोड़ें तो हम समझ रहे हैं कि भाई सब कॉमन है, खंडों की संख्या ही आएगी। अगर खंडों की संख्या से हम डेल्टा एल को मल्टीप्लाई करा दें तो हम समझ रहे हैं कि लूप की परिधि आ जाएगी। तो हम बराबर लिख रहे हैं, यहां से बाहर कर दे रहे हैं म्यू 0/4 पाई आई ए अपान आर क्यूब बाहर, और कर दे रहे हैं सिग्मा डेल्टा एल। अब सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू आप बता दीजिए हमको, क्योंकि सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2 पाई ए लूप की परिधि है, लूप की परिधि है, परिधि है बच्चों, तो मान रख दीजिए उसकी जगह पे। अतः b बराबर तब क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई ए अपान आर क्यूब, और सिग्मा डेल्टा ए की जगह आपने रख दिया 2 पाई ए। कुछ कट रहा हो काट दीजिए।
देखिए 2 पाई से 4 पाई में से 2 बच जाएगा, a और 1 मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो जाएंगे और r का मान रख दीजिए। r का मान रख रहे हैं और बाकी रिजल्ट हमारा आ जाए। r का मान रखने पर b बराबर μ0/4 पाई i a स्क्वायर अपान, अब r की वैल्यू कितनी है बच्चों, है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की रूट, रूट का मतलब घात 1/2 और यहाँ क्यूब लगा हुआ है, होल क्यूब लगा दे रहे हैं, होल क्यूब लगा दे रहे हैं। हम ज्ञान के घात की घात हो गई, जब घात की घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, आप जानते हैं, तो गुणा करा दीजिए। तो b बराबर कितना आ गया μ0/4 पाई i a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर लग गई बच्चों 3/2। यही आ गया बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसको आप इतनी देर से निकाल रहे थे। काम निपट गया, निपट तो बहुत पहले ही गया था, तो गुणा भाग आप सीख रहे थे। ये लूप के कारण आया बच्चों, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका। आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी, आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक दिशा में होते हैं तो परिणामी की दिशा उसी ओर होती है। ये डेल्टा बी का थीटा तो आपस में प्रभाव निरस्त कर दिए थे, ये सब एक दिशा में है, तो इसका मतलब परिणामी भी उसी दिशा में, उसी दिशा में मतलब अक्ष के अनुदिश है। अब थोड़ा सा सोचिए, ये तो एक फेरा था, तब आपने कहा कि अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर, दूसरा फेरा होता तब उसके कारण भी तो अक्ष के अनुदिश बाहर ही आता, तीसरा फेरा होता उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश बाहर, चौथा फेरा होता उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश बाहर, तो सब चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश बाहर हो जाते, तो सबको जोड़ते तो कितना आ जाता, उतना गुना आ जाता जितने होती फेरों की संख्या। दो फेरे होते तो 2 गुना आता, 3 फेरे होते 3 गुना आता, n फेरे होते तो n गुना होता। तो यदि हम मान लें कि लूप के स्थान पर हमारे पास n फेरों की कुंडली हो, यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली हो, यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली हो, फिर n मान लिए गए बच्चों, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा μ0 n i a स्क्वायर बाई, तो सारे बच्चों 4 पाई कहां से आ गया, 4 पाई तो कट गया था 2 से कट गया था, इसको काटिए, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, यहाँ ये भी एक्स्ट्रा लिखा गया है। हम जाने थे यहाँ कि 2 बचा था केवल, तो 2 लिख दीजिए, वहां गलत लिखा गया है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 आ गया बच्चों, और आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर लग गई 3/2। ये आ गया वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। आपने देखा कि अक्ष के अनुदिश कुंडली से दूर, कब, जब धारा कैसी थी, क्लॉकवाइज थी, तो अक्ष के अनुदिश ही दिशा होगी। बस धारा जब क्लॉकवाइज है तो अक्ष के अनुदिश दूर है, और जब धारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो अक्ष के अनुदिश कुंडली की ओर हो जाएगी। हम दिशा लिख दे रहे हैं, अक्ष के अनुदिश कुंडली से दूर, दिशा यही होगी बच्चों। दिशा याद कर लें, परिमाण याद कर लें, दिशा याद कर लें, याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक बार सब बात मन में बैठा लें फिर से। सब बात बैठा ले, क्या किया गया था, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली थी, उसी कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने कुंडली को छोटे छोटे डेल्टा या लंबाई के छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा। बांटने के बाद एक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा निकाली। दिशा निकालने पर आपने पाया कि वो तिरछा था, तो आपने उसको दो लंबों दिशाओं में वियोजित कर दिया। वियोजित करने के बाद आप पाए कि एक घटक अक्ष के अनुदिश आया, एक घटक अक्ष के लंबवत आया। जब आपको ये बात पता चल गई तो आपने दूसरे खंड के कारण यही बात ज्ञात की, जो कि दूसरे खंड से सारे मान समान थे, तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी समान था, लेकिन वो भी तिरछा गया। उसको भी आपने वियोजित किया अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत, तो आपने पाया कि अक्ष के जो लंबवत घटक थे वो
परस्पर विपरीत पड़ गए, जो एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर रहे थे, और अक्ष के अनुदिश जो घटक थे डेल्टा बी साइन थीटा वो एक ही दिशा में पड़ रहे थे, जो आपस में जुड़ गए बच्चों। जुड़ने के लिए आपने सिग्मा लगा दिया और आपको फिर पता चल गया। देखिए सब बात फिर से एक छोटा सा चालक खंड, बायो-सेवर्ट के नियम से एक छोटे से चालक खंड नियमन के कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा, फिर आपने क्या किया, उसको अक्ष के अनुदिश और लंबवत दिशाओं में वियोजित कर दिया। अक्ष के अनुदिश घटक, लंबवत घटक मिला। फिर क्या किया आपने, इसी प्रकार अगर अन्य खंडों के कारण भी आप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर उन्हें अक्ष के अनुदिश व लंबवत दिशाओं में वियोजित करें, तो अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन थीटा एक ही दिशा में होने के जुड़ जाएंगे, जबकि लंबवत घटक डेल्टा बी cos थीटा एक दूसरे का प्रभाव विपरीत होने के कारण निरस्त कर देंगे। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में आपने सबको जोड़ा, जोड़ने के लिए आपने सिग्मा लगाया, सिग्मा लगाकर आपने डेल्टा बी sin थीटा का मान रख लिया। अब जब आप जोड़ेंगे तो चूंकि सब सारे खंडों में यही मान मिलना था, तो हम समझ रहे हैं गुणे खंडों की संख्या आएगी। अगर खंडों की संख्या से डेल्टा एल में गुणा हो जाएगा बच्चों, या डेल्टा एल को आप खंडों के रूप में जोड़ देंगे, तो आप समझ रहे हैं कि हमको क्या मिल जाएगी, लूप की परिधि, जिसकी वैल्यू 2 पाई a होगी। तो 2 पाई a आपने रख लिया, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान पता चल गया। r की वैल्यू आपने रख ली, आपने हल कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र मालूम चल गया। अब आपने कहा कि अगर लूप ना होता, लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली होती, तो कुंडली होगी तो बच्चों एक लूप फेरा अगर दाएं उत्पन्न कर रहा है तो दूसरा भी दाएं, तीसरा भी दाएं, चौथा भी दाएं, सब एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और परिणामी सबके सारे चुंबकीय क्षेत्रों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो भाई 1 2 फेरा 2 गुना, 3 फेरा 3 गुना, तो n फेरा n गुना, n गुना हो गया चुंबकीय क्षेत्र। जो आया था लूप वाला वही n फेरा बन गया। लूप और कुंडली में आप देख लीजिए, यही काम करना है। अब आप समझ लें, ढेर सारे सवाल हैं जिसमें आधार वृत्ताकार लूप देगा, कहीं चौथाई देगा, तो कहीं थीटा कोण बना के देगा, सब जगह यही करना है। सवाल की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ऐसे ही कहीं 90 अंश का कोण बना के एक वृत्तखंड दे देगा, आपसे कहेगा कहां उसमें धारा बह रही है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बताइए। सब जगह यही करना है। बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर छोटे छोटे खंडों में बांटना है और फिर आप जो परिणामी होगा सबके योगफल के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही सबके कारण परिणामी निकाल लेंगे। आप घर पे जाएंगे तो आज आप एक वृत्ताकार लूप निकलेंगे और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। प्रोसेस यही अपनाएंगे कि भाई छोटे छोटे खंडों में बांटना है। बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर एक बार पहले खंड के कारण, एक बार दूसरे खंड के कारण, एक बार तीसरे खंड के कारण, और दिशा देख लेंगे सबकी, और जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्रों का वो सारे चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होगा। वेक्टर रूल से सबको जोड़ देंगे तो आप पा जाएंगे केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र है। कल करके आइएगा, हम फिर से कल आपको सिखाएंगे भी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अपने आप आ जाए। तो अपने आप निश्चित रूप से आ जाएगा यदि आप प्रोसेस फॉलो कर जाएंगे। क्या तो प्रोसेस करना है, लूप को छोटे छोटे चालक खंडों में बांटना है, उसमें धारा बहा लेनी है। एक बार पहले चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा, इसी प्रकार दूसरे चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा, इसी प्रकार तीसरे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा, बायो-सेवर्ट के नियम लगाकर, और फिर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सारे चुंबकीय क्षेत्रों के योगफल के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे सबकी दिशा एक आएगी। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगला वीडियो कल जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, लेकिन हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इसको एक बार 2 बार ध्यान से देख लें, लिख लें, रिहर्सल मतलब एक तरीके से आप अभ्यास बना लें अपनी कॉपी पर, और जब खुद लिखने लगेंगे तो आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा। धन्यवाद।